गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमें दो नियम पढ़ना पड़ेगा। पहला था हुंड का नियम, पहला था अपाव का नियम और दूसरा था हुंड का नियम। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है अपाव का नियम। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे हुंड का नियम। ठीक है, तो पहले अपाव सिद्धांत देखते हैं। अपाव प्रिंसिपल यानी हिंदी में इसको कहते हैं अपाव सिद्धांत। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, तो हम बता रहे हैं अपाव कोई साइंटिस्ट नहीं थे। अपाव कोई साइंटिस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हम कोई नियम देता है तो साइंटिस्ट के नाम पे वो नियम पड़ जाता है, उस साइंटिस्ट के नाम पे उस नियम को रख दिया जाता है ना, उसका नाम। तो यहाँ पे अपाव प्रिंसिपल, यहाँ पे अपाव कोई साइंटिस्ट नहीं है। ये गलती आप कभी मत करना, ये मत बोलना कि अपाव कोई साइंटिस्ट है। अपाव एक जर्मन शब्द है। अपाव एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है बिल्डअप। क्या मतलब है? बिल्ड अप या बिल्डिंग अप। बिल्डअप भी बोल सकते हैं, बिल्डिंग अप। और हिंदी अर्थ हुआ इसका निर्माण करना। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ हुआ निर्माण करना। मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरे जाना, उनका निर्माण करना कहा जाता है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरे जाना, उनका निर्माण करना कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अपाव के सिद्धांत में जो अपाव है वो जर्मन वर्ड है। अपाव एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब हुआ बिल्डिंग अप या बिल्ड अप। बिल्डिंग अप, ठीक है, बिल्डिंग अप। इसका हिंदी अर्थ हुआ निर्माण करना। निर्माण करना, यहां तक क्लियर है? अपाव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है बिल्डिंग अप। हिंदी अर्थ हुआ निर्माण करना। अर्थात कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरे जाना, उनका निर्माण करना कहलाता है। अर्थात कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरे जाना, उनका निर्माण करना कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अपाव एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है बिल्डअप। अपाव एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है क्या है? बिल्डिंग अप या बिल्डअप। इसका हिंदी अर्थ हुआ निर्माण करना। ठीक है, यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरे जाना, उनका निर्माण करना कहलाता है। क्लियर? दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम है, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों की ओर भरते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो भरे जाने का क्रम है, कम एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पॉइंट लिखिए। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों की ओर भरता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता। पहले जिसकी ऊर्जा कम होगी उस कक्षक में भरेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी लेवल से बढ़ते क्रम वाले कक्षकों में प्रवेश पाते हैं। ठीक है, पहले लोअर में, फिर बढ़ते हायर की तरफ जाएंगे, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया?
यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद हम डायग्राम बनवाते हैं कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर तरफ किस फॉर्म में जाते हैं, ठीक है, कैसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन पहले इस 1s में भरेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p में भरेगा, फिर उसके बाद 2p से होता हुआ 3s में आएगा, फिर 3s से 3p में, फिर 3p से 4s में, फिर 4s से 3d में, फिर 3d से 4p में, 4p में 5s, 5s से 4d में, 4d से 5p, 5p से 6s, 6s से होता हुआ इलेक्ट्रॉन 4s में भरेगा, फिर 4s से 5d में, फिर 5d से 6p में, फिर 6p से 7s में, ठीक है, फिर 7s से होता हुआ 4f में, 4f से 6d में, फिर 6d से फिर 6f में। इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है, क्लियर। पहले 1s में, फिर 2s, 2p, 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, फिर 5f, 6d, 7f, तो सॉरी 6f, ठीक है, 5f, 6d, 6f। इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिए, यहाँ पे 6f तक अभी तक कोई भी तत्व या एटम खोजा नहीं गया, अभी तक 6f तक कोई भी एलिमेंट पाया नहीं गया है। लेकिन अगर भविष्य में मिलता है कभी, चूंकि भविष्य में कभी मिलता है, तो इसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नियम तो आ गया कि भविष्य में कभी 6f वाला तत्व मिलता है तो इसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है, इट्स क्लियर। अब देखिए इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, उसके बाद इसकी होती है, फिर इसकी होती है, इसकी सबसे कम, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, यानी कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकक्षक हैं, है ना, ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकक्षक हैं। फिर 3d में, फिर 4p, फिर 5s, सबसे ज्यादा इसकी है 6f की एनर्जी, और सबसे कम 1s की है, यानी एनर्जी कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की तरफ मूव करते हैं, यानी भरते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अगर देखा जाए तो कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखें तो 1s की सबसे कम, 1s से ज्यादा इसकी 2s, फिर 2s से ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा 3s की, 3s से ज्यादा 3p की, 3p से ज्यादा 4s की, ऐसे होगा, ठीक है। 1s का सबसे कम, उससे ज्यादा 2s, फिर 2p, फिर 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ 3p है, यहाँ क्या है, यहाँ है 3p, ठीक, यहाँ 3p है, यहाँ 4s है, यहाँ 3p है, यानी 3p के बाद में क्या आ गया, 4s आ गया, और फिर 4s के बाद में फिर 3d आ गया। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब क्या हो कि 3p है, उसके बाद 4s आ गया, 4s के बाद फिर 3d आ गया। अगर होना चाहिए 3p फिर 3d होना चाहिए, जबकि ऐसा है। तो एक बात आप लोगों को बता दूं, 3p की ऊर्जा कम होती है, 3p की एनर्जी यानी ऊर्जा कम होती है 4s से, और 4s की ऊर्जा कम होती है 3d से। ठीक है, 3p की ऊर्जा कम होती है किससे, किससे कम होती है, 4s से। 3p की ऊर्जा 4s से कम होती है, और जबकि 3d की ऊर्जा 4s से ज्यादा होती है। 3d की ऊर्जा 4s से ज्यादा होती है, 3p की ऊर्जा 4s से कम होती है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ, ये किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्लेचकोवस्की। क्या नाम है? एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्लेचकोवस्की, और ये साइंटिस्ट कहाँ के हैं? ये साइंटिस्ट रसिया के हैं, यानी कि रूस के हैं। ये साइंटिस्ट रशियन साइंटिस्ट हैं, रूस के हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो वो जो रशिया के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था क्लेचकोवस्की, उन्होंने एक नियम दिया था। वो नियम था N+L रूल। उस रूल का नाम था N+L रूल। ठीक है, तो N+L रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरता है जिसका N+L का मान कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरता है जिसका N+L का मान कम होता है। और उनका दूसरा रूल ये था कि यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो कक्षकों का किन्हीं दो कक्षकों का N+L मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरता है जिसका N का मान कम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए, फिर उसके बाद हम N+L रूल पे आते हैं। तो ये वहीं से निकल कर आया था कि इसकी ऊर्जा इससे ज्यादा होती है। N+L रूल ये बताता है कि 3d की ऊर्जा 4s से ज्यादा होती है, और 4s की ऊर्जा 3p से ज्यादा होती है। N+ रूल यही बताता है, N+L रूल यही बताता है। N+L रूल पे आ रहे हैं। अबाव प्रिंसिपल में ही N+L रूल ऐड है। पहले इंट्रोडक्शन दे दें साइंटिस्ट के बारे में। एक साइंटिस्ट है क्लेचकोवस्की। क्लेचकोवस्की ये कहाँ के थे? रसिया के थे। रसिया सही है, रसिया। ये एक रसियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही N+L रूल दिया था। N+L रूल इन्होंने ही दिया था। N+L रूल। N+L रूल ये कहता है इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरता है जिसका N+L का मान कम होता है। इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरता है जिसका N+L मान कम होता है। अब N+L मान कम यानी कि उसकी ऊर्जा कम, और उसकी ऊर्जा कम तो इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले कम ही ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, तो जिसका N+L मान कम उसकी ऊर्जा कम। ठीक है, तो 3d और 4s में हम तुलना करते हैं। 3d और 4s के लिए N+L का मान 3d के लिए
n प्लस l का मान। और चूंकि जब मैं पिछले लेक्चर में जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कोस को कहते हैं, यानी सेल को कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को कहते हैं, कोस को कहते हैं। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर उपकोष को कहते हैं। उपकोष में कौन कौन, एस पी डी एफ, यही उपकोष है। तो इसके लिए डी के लिए हमने मान जो बताया था पिछले लेक्चर में निकलवा ही चुका हूँ, इसमें सिर्फ बता रहा हूँ। एस बराबर 0, पी बराबर 1, डी बराबर 2, एफ बराबर 3। एजीम्यूथल क्वांटम संख्या में, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में या दिगंशी क्वांटम संख्या में एस का मान 0 होता है, पी का मान 1 होता है, डी का मान 2 होता है और एफ का मान 3 होता है या 3 होता है। ठीक है। तो 4s के लिए n प्लस l का मान, n क्या है, n कोस है, तो ये कोस है, ये कोस है। तो 4 और उपकोष कौन है, यस है। तो उपकोष कितना है इसका, 0। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में यस का मान निकल के आया था 0, तो ये कितना हुआ, 4। ठीक है। और 3D के लिए अगर बात करें, ये तो 4s का होगा। 3D की अगर बात करें तो इसे इरेज कर दे रहे हैं, पहले 3D वाला देख लेते हैं। ठीक है। 3D वाला 3 प्लस डी का मान कितना है, 2, कितना निकल कर आया, 5, यानी n प्लस l मान 5 निकल कर आया। और 4s के लिए अगर देखें तो 4s के लिए n प्लस l का मान, 4 के लिए कोस कितना, चौथा कोस है। तो 4 और यस कितना है, 0। ठीक, कितना है, 0। इसका कितना निकल कर आया, 4। यानी प्रथम रूल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरता है जिसका n प्लस l का मान कम होता है। तो यहाँ n प्लस l मान किसका कम है, n प्लस l का मान इसका कम है, इसका कम है। और ज्यादा किसका है, इसका ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेगा, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरेगा, फिर 3D में भरेगा। ठीक है। 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो 4s में पहले होगा, 4s में पहले, फिर 3D में, फिर 3D। ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो 4s में पहले, फिर 3D में। ठीक, यहां तक हो गया। तो दूसरे रूल पे चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट इरेज करने वाले हैं। दूसरा रूल ये कहता है, यदि किन्हीं दो कक्षकों का n प्लस l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरता है जिसका n का मान कम होता है। ठीक है। यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए, यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान हो तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेगा जिसका, उस कक्षक में भरेगा जिसका n का मान कम हो। ठीक है। क्या लिखा है, यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान हो तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेगा जिसका n का मान कम हो। ठीक। तो यहाँ पे हम तुलना करने वाले हैं 4s और 3p की। तो 4s
फोरियस के लिए n प्लस l का मान, तो फोरियस के लिए n प्लस l का मान, और 3p के लिए 3p के लिए n प्लस l का मान। तो फोरियस के लिए n प्लस l का मान, कोस कौन सा है? चौथा है। कोस कौन सा है? चौथा है। तो 4 कोस चौथा यानी n चौथा। पिछले लेक्चर में बता चुका हूं ये सब कि n क्या है, कोसों की संख्या को n से प्रदर्शित किए थे पिछले लेक्चर में, पता होना चाहिए आप लोगों को ये। तो कोस कौन सा है? चौथा है। यस का मान कितना है? 0 है। तो n प्लस l हो गया, ठीक, n प्लस l हो गया। और आपको बताया था मैंने कि यल का मतलब क्या होता है? यल है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यल वही है, दिगंशी क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो 4s के लिए n प्लस l का मान 4, 4 प्लस 0, तो इसका मान निकल कर आया 4। 3p के लिए n प्लस l का मान, तो 3 प्लस p का मान कितना है? 1। ये लो, इसका भी मान 4 निकल कर आया। 4s का भी मान 4 निकल कर आया, और 3p का भी मान 4 निकल कर आया, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ नियम लिखा हुआ है। पहले क्या था? पहले वाले नियम में क्या था? इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरेगा जिसका n प्लस l का मान कम होगा। और यहाँ ओवरऑल दोनों का तो समान है, तो इसको इस नियम से डिसाइड करें। यदि किसी दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान हो, तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेगा जिसका n का मान कम होगा, ठीक है। क्या था? किन्हीं दो कक्षकों का n प्लस l मान समान हो, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएगा, भरेगा जिसका n का मान कम हो। तो n का मान किसका कम है? यहाँ पे n का मान किसका कम है? n का मान इसका कम है, 3p का, क्योंकि यही तो n का मान है, n यही तो है। और ये क्या है? ये l है, ठीक, ये n है, ये l है, तो इसका मान कम है। तो 3p में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा किसकी तुलना में? 4s की तुलना में। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है 3p फिर 4s, ठीक। पहले इलेक्ट्रॉन 3p में भरेगा, फिर 4s में भरेगा, क्योंकि 3p की ऊर्जा कम है, किससे? 4s से। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाना पसंद करेगा? 3p में जाना पसंद करेगा, फिर उसके बाद में 4s में जाना पसंद करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिनिश करते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ तक आप बाउ नियम हो गया, ठीक है, आप बाउ प्रिंसिपल हो गया, आप बाउ का सिद्धांत हो गया, और n प्लस l रूल हम लोगों ने कर लिया, अच्छे से कर लिया। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हुंड का नियम। हुंड का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं हुंड लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हिंदी में कहते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो यहाँ हेडिंग कर लीजिए, हुंड के अधिकतम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है। तो इस नियम में एक आता समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन, यदि समान ऊर्जा के कक्षक हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जो होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब आने वाले कक्षकों के लिए खाली जगह न बचे, ठीक है। इन्होंने कहा था समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होगा जब आने वाले कक्षकों के लिए खाली जगह न बचे। अगर खाली जगह है तो युग्मन नहीं होगा। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कक्षकों में, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके कक्षकों में भरे जाएंगे, उसके बाद में युग्मन होगा। जब जगह खाली नहीं रहेगा फिर युग्मन होगा, ठीक है। इन्होंने कहा था
समान समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी कि जोड़ा, युग्मन मतलब जोड़ा यानी पेयर, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली कक्षक रिक्त मतलब रिक्त शेष, इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली कक्षक रिक्त या शेष ना हो। इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी संभव है जब आने वाले कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन खाली जगह ना बचे, आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली जगह ना बचे कक्षकों में, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पहले ही भरे जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये पी कक्षक है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ठीक है, पी में कितने 3 कक्षक होते हैं, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देते हैं, ठीक है, या ऐसे भर देते हैं, तो दोनों सिरा एक समान होगा और दोनों में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ये स्टेबल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। या कुछ इस प्रकार हम समझे इसे कि और एक तरह से और समझा जा सकता है कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन हम इस फॉर्म में ना भर के इस फॉर्म में भर दें, ऐसे भरते अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे ये जगह खाली है, जबकि इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, उधर जगह खाली है, ठीक है, इसमें तो उधर जगह खाली है। तो यहाँ पे एक तो प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, और प्लस ये पास है, ये इलेक्ट्रॉन पास है, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, जिससे ये अस्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि टी कक्षक में या डी कक्षक में या एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल स्टेप में भरे जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन एक करके भरे जाएंगे, और जब आने वाले कक्षकों के लिए खाली जगह ना बचे, आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली कक्षक ना बचे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कर दो, ठीक है। इन्होंने कहा था आने वाले कक्षकों के लिए आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली कक्षक ना बचे, तभी इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, और पेयर करने की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। जो इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी px py pz, p कक्षक में px होता है, py होता है, pz होता है। तो px py pz में एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दिए जाएंगे, और जब जगह नहीं बचेगी तब जब जगह नहीं बचेगी उसके बाद में उसको पेयर करना है। और ध्यान रहे, अगर हम पेयर करते हैं, पेयर करने की जो स्थिति होगी वो एक दूसरे के एंटी क्लॉक होगी, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी, यानी कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि एक घड़ी की दिशा में होगी तो एक घड़ी की विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है एक घड़ी की दिशा में अगर हो, क्लॉकवाइज यानी एक घड़ी की दिशा में अगर हो तो दूसरी घड़ी के विपरीत दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और समझ लीजिए थोड़ा, जैसे हम कार्बन की अगर बात करें, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होगा? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? पी में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया जाएगा px में, और py में 1 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है।
अब देखो नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। नाइट्रोजन में कितना होता है? 7। 7 प्रोटॉन होते हैं, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s2 2s2 2p3। अब इसका देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा। अब ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या होती है 8। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 2p4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें है p में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले इस फॉर्म में भर जाएंगे। कितना होगा? 3 और एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि इसमें लिखा, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली कक्षक रिक्त शेष ना हो। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भर गया था, अब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए खाली कक्षक थे नहीं, तो यहाँ पेयर हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन का कितना होता है? 9। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p5। अब इसके पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब चूंकि खाली कक्षक है नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा, ठीक। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन के बाद है नियान। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6। इसका तो अष्टक कंप्लीट है। और नियान जो होता है बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि नियान जैसे नोबल गैस के जो तत्व है, अक्रिय गैस के जो तत्व है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडान, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये किसी के साथ क्रिया ही नहीं करते, इनको किसी के साथ क्रिया करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक। ये जोड़ा बनाते ही नहीं, ये किसी के साथ क्रिया ही नहीं करते, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो किसी के साथ क्यों बॉन्ड बनाएंगे? जब ये खुद में स्टेबल है तो किसी के साथ क्यों बॉन्ड बनाएंगे? ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। 2p6, तो px py pz, इसमें भी px py pz है। 3 कक्षक हैं, ठीक। 3 कक्षक हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक करके भर जाएंगे। अब इनके लिए खाली कक्षक है नहीं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और भर जाएंगे, और यहीं पे आपका ये नियम समाप्त होता है। तो हुंड ने यही बताया था कि समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली कक्षक रिक्त शेष ना हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पहले एक करके भरेगा, और जब जगह नहीं बचेगी, जब जगह नहीं बचेगी या नहीं बचेगी, तब युग्मन होगा, तब पेयरिंग होगी, ठीक है। उससे पहले पेयरिंग नहीं होगी। उससे पहले अगर पेयरिंग करवा रहे हो तो गलत है, क्योंकि ये रूल से निकल कर आया है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ठीक। तो इसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। में क्रोमियम और कॉपर वो एक्सेप्शन है, वो भी बताया जाएगा। और यही बताया जाएगा कि वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में उनको क्यों रखा गया था। तो एक्सेप्शन की कैटेगरी में उनको इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके लॉजिक है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यही समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर जल्द ही अपलोड किया जाएगा, और अगला लेक्चर आएगा तो अपलोड कर दिया जाएगा। तो अच्छा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। उनको बताइए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम का बेस्ट नोट्स और कॉन्सेप्ट इसके साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको बेस्ट दिया जाएगा, ठीक है।